नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रफ़ीक खान सुरियास, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरुंदा हाजिर हूँ आज आपके सामने कक्षा 7 हमारे अतीत पुस्तक के अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्यों को लेकर, जिसमें कल हम अपन ने चोल साम्राज्य की कृषि और सिंचाई के बारे में अध्ययन किया था। आज चलते हैं अपन साम्राज्य का प्रशासन को लेकर, जिसमें प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, याद रखना, किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे? उर, जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को कहा जाता था नाडू। उर और नाडू याद रखने के एक शब्द हैं ये। उर बस्तियां थी और गांवों का समूह नाडू कहलाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। किस जाति को? वेलाल जाति को। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, देखो क्या नाम शब्द आया है, याद रखने का शब्द है ये, मूवेंद वेलन। मूवेंद वेलन, इसका मतलब होता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन। वेलन मतलब किसान। अर इयार कहते हैं प्रधान को। अर इयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। अब यहाँ आपको भूमि के प्रकार का एक अलग ज्ञान दिया गया है, इसके बारे में आप देखिए। चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। एक होती है वेलन वगाई। वेलन वगाई इसका मतलब होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। दूसरी हो रही है, इसमें देखो, ब्रह्मादेय। ब्रह्मादेय मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तीसरी है साला भोग। कौन सी? साला भोग। साला मतलब विद्यालय, तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी वो साला भोग होती थी। तीसरी है, चौथी, देवदान तिरुनमट्टुकन्नी। देवदान तिरुनमट्टुकन्नी का मतलब मंदिर को उपहार में जो दी जाती थी भूमि, वो कहलाती थी। और पांचवी है पल्लीचदम। पल्लीचदम थी जैन संस्थानों को जो दान में दी जाती थी भूमि, वो मंदिरों को, जैन संस्थानों को, विद्यालयों को, ब्राह्मणों को और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये 5 प्रकार की भूमियाँ थी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मादेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ थे। व्यापारियों के संघ को कहा गया था नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब देखो अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे होती थी? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, और उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र उनकी 35 से 70 के बीच होनी चाहिए।
वेदों का उनको ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये इनकी क्या थी? योग्यताएं। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के जमा खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने अच्छे नियम थे। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम में एक उद्धरण दे रखा है। क्या उद्धरण है? देखो, छोटे सा उद्धरण दे रखा है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों में से अटा पड़ा पुलाया। पुलाया मतलब एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। पुलाया लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुतु पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। देखना ये किस तरह का उदाहरण है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसी भी स्थिति रही होगी। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों के छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले ही तगड़े पुलेयार, जो मुर्गा बोलने की आवाज़ होती है ना, पुलाया का बहुवचन है पुलेयार, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये एक उदाहरण है। फिर आता है तांग वंश के युग का चीन। चीन का एक युग वंश है तांग वंश। उस तांग वंश के समय चीन की स्थिति कैसी थी? चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा था। इसकी राजधानी थी सियान, जो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यानी जो तांग साम्राज्य था वहाँ जो भी अधिकारी लगाए जाते थे वो परीक्षा के माध्यम से ही लगाए जाते थे। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ भी सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्था से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में अपन ने जो कुछ जाना उसके प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं। इस अध्याय को एक बार वापस आप अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। समस्या होने पर संपर्क करें। देखो, पहला एक प्रश्न है जोड़े बनाने का, जिसमें ये मिलान करने हैं कौन सा वंश कहाँ था। दूसरा है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे, आराम से कर लोगे। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, मैंने अभी पढ़ के सुनाई थी आपको। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कौन कौन से थे, 2 नगर है, वो लिख सकते हो आप। फिर आगे है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, आसानी से हो जाएगा। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया था। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ और चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी थी। फिर 2 ये बड़े प्रश्न है जिसमें है मानचित्र को तलाश करें। आप जिस प्रांत में रहते हैं उसकी पुरानी राजशाहियाँ थी या नहीं, इन पे विचार करने हैं। ये जिस तरह से पंचायत चुनाव आज हम देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। कुछ दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आप अपने अध्यापक और परिजनों से इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पाठ भी समझ में आया होगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके प्रश्नोत्तर करें। समस्या होने पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे।
धन्यवाद।